हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी मेंस 2022 की परीक्षा ऑलरेडी चल रही है। आज उस परीक्षा के अंतर्गत तीसरा दिन था और तीसरे दिन के अंतर्गत जीएस पेपर 3 और पेपर 4 के पेपर यहाँ पर आज होने वाले हैं। ठीक है, पेपर 3 हो चुका है। पेपर 3 होने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेपर 3 का पीडीएफ में लेकर के आया हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भविष्य में कभी भी यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो, मेंस की परीक्षा में शामिल होना चाहते हो, तो आपको ये क्लास की एनालिसिस करनी चाहिए। समझना चाहिए कि हाँ भाई, जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे इसमें से ऐसे प्रश्न थे जो कि मेंस मैराथन की हमारी सीरीज से आए थे। मेंस टेस्ट सीरीज जो हमारी चलती है यूपी पीसीएस की चलती है हालांकि, लेकिन वहां से भी बहुत सारे प्रश्न मिलते जुलते आए थे। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से कहा था कि ये टॉपिक पढ़ करके आइएगा, वो टॉपिक से भी यहाँ पर प्रश्न आए हुए हैं। तो क्लास को देखिएगा। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ इसी सोर्स को फॉलो करना है जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करते चलोगे तो आपको पेपर का आइडिया लग सकता है कि हाँ भाई, जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न कहां से आ सकते हैं। अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर, तो पेपर 3 के अंतर्गत, ठीक है, जीएस के पेपर 3 के अंतर्गत जो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है उसके अंतर्गत मोटे तौर पर यहाँ पर 6 प्रमुख पाठ्यक्रम है। ठीक है, 6 प्रमुख हेडिंग्स हैं, उसके बारे में देखते हैं। पहला क्या है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो तकनीक है, जो प्रौद्योगिकी है, उसके यहाँ पर बात की जाती है। इसके बाद अगर आप देखोगे दोस्तों तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की बात होती है, बायोडाइवर्सिटी की बात होती है, इन्वायरमेंट की बात होती है। और इसके बाद जो दो टॉपिक आप लोग बचते हैं वो बचता है कि आपका सिक्योरिटी, जो कि आपका सुरक्षा होता है, और इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के यहाँ पर आप लोगों के टॉपिक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 6 मेन हेडिंग है। इसके अलावा यूपीएससी इन 6 मेन हेडिंग को अपने सिलेबस के अंतर्गत अन्य सब हेडिंग के अंतर्गत डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे पाठ्यक्रम को प्रिंट करके आप लोग अपने साथ रखोगे और हर प्रश्न के संदर्भ में देखोगे कि ये जो प्रश्न पूछा गया ये प्रश्न कहां से पूछा गया है। ठीक है, ये था आपका बेसिक पाठ्यक्रम का आइडिया। अगर हम लोग प्रश्न पत्र का आइडिया लेने का प्रयास करें यहां पर, तो प्रश्न पत्र सिमिलर उसी फॉर्मेट में होता है जो इससे पहले जीएस 1 और 2 का फॉर्मेट था। ठीक है, देखिए यहां पर तो शुरू के जो 10 प्रश्न होते हैं उन 10 प्रश्नों पर यहां पर 10 मार्क अलॉटेड होता है। ठीक है, इसके बाद जो 10 प्रश्न होते हैं उस पर यहां पर 15 मार्क अलॉटेड होता है। जो 10 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उसकी शब्द सीमा यहाँ पर 150 होती है। जो 15 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उसकी शब्द सीमा यहाँ पर 250 होती है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर आप लोगों को पूरे प्रश्न को लिखना रहता है। एक एवरेज जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है पूरे पेपर को सॉल्व करने की वो ये होती है कि 10 नंबर वाले प्रश्न को आप 7 मिनट का समय दोगे। ठीक है, और जो 15 नंबर वाले प्रश्न बचेंगे उसको यहां पर आप 9 मिनट का समय दोगे। तो यहां पर आपके करीब 160 मिनट, 70 मिनट यहां पर, 90 मिनट यहां पर, और 160 मिनट आप लोग यहां पर टोटल लग जाते हैं। इसके बाद यहां पर आप लोगों के सामने 20 मिनट का समय और बचता है। ध्यान दीजिएगा, ये 20 मिनट इसलिए होते हैं कि जो प्रश्न यहां पर बाउंसर प्रश्न होते हैं उनको थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा समय दे सको। इसके अलावा उसी 3 घंटे के दौरान पर एग्जाम जो इन्विजिलेटर होता है वो आपसे साइन कराने आएगा, तमाम इंफॉर्मेशन वहां पर ली जाती है, तो उसमें जो आपका टाइम जाता है उसकी यहां पर बात करता हूं इस 20 मिनट के अंतर्गत। तो ये आपका पूरा पेपर को सॉल्व करने का पैटर्न होना चाहिए। अब यहां पर आप लोग थोड़ा प्रश्न पत्र को देखने का प्रयास करिए। ठीक है, प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न का स्टैंडर्ड आप देखिए कि भाई लगता है पेपर को देख करके कि यूपीएससी जो है वो प्रश्नों को कैसे पूछता है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न दोस्तों कि बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के संदर्भ में, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो भूमिका है, जो उसकी आवश्यकता, उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। और प्रश्न सिर्फ यहीं पर नहीं है, पहला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, लेकिन उस प्रश्न के अंतर्गत भी सिर्फ 2 सब हेडिंग दी हुई है। ठीक है, 2 प्रश्न को पूछा हुआ है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आवश्यकता क्यों है। फिर इसके बाद प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में जो रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पीपीपी मॉडल की भूमिका है उसका आपको परीक्षण करना है। ठीक है, उसका आपको एनालिसिस यहां पर करना है। यह प्रश्न यहां पर पूछा गया है। अब बातों को समझिएगा, अगर आपको आइडिया होगा तो अभी रिसेंट में जो मध्य प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है, रानी कमलापति और देवी के नाम पर रेलवे स्टेशन को बनाया गया है, वो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो कि पीपीपी मॉडल के तहत यहां पर विकसित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पता होगा तो जो हमारे रेलवे मंत्री हैं, ठीक है, अश्विनी वैष्णव, अगर नाम मैं सही बोल रहा हूं तो उनके द्वारा भी दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन का निर्माण करने की बात कही जा रही है उसको भी वो पीपीपी मॉडल के तहत विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो प्रश्न आया ये प्रश्न वहां से लिंक किया गया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा प्रश्न है, उस प्रश्न को करंट अफेयर से कैसे लिंक किया गया है इस बात को समझिएगा। अगर यहां पर आपको ऐसे कुछ एग्जांपल आइडिया होंगे, याद होंगे, तभी उन बातों को यहां पर आप कोट कर सकते हो और अपने उत्तर में उनका प्रयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको करंट अफेयर्स का प्रयोग यहां पर अपने उत्तर में करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत इंक्लूसिव डेवलपमेंट की यहां पर बात की जा रही है। अगर आपको आइडिया होगा दोस्तों तो मैंने आप लोगों को एसडीजी पर, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17वें लक्ष्य के संदर्भ में क्लास लिया था।
वो क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तर लेखन करना चाहते हो कभी भी, आपको वो 45 मिनट की पूरी क्लास देखनी चाहिए, ठीक है। उस क्लास के अंतर्गत मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि समावेशी विकास के जब प्रश्न आए तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक करते हुए कैसे आपको अपना उत्तर को देना है। ये प्रश्न वहीं से उठाया गया है, कारण कि भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूसिव के महत्व का उल्लेख करना है, ठीक है। भारत में अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमको चाहिए तो उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, जो आपका वित्तीय समावेशन है वो कैसे किया सकता है, उसका महत्व क्या है, उस पर यहां पर प्रश्न पूछा गया। अगर आप ध्यान दोगे तो अभी तक के दोनों प्रश्न जो 10 नंबर के प्रश्न थे वो दोनों प्रश्न में 2 सब प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, 2 पार्ट पूछा गया था प्रश्नों का। इसलिए ये शुरू के दोनों प्रश्न बहुत अच्छे खासा टफ बन जाते हैं और अच्छा खासा समय यहां पर आप लोगों का लेंगे। जनरली क्या होता है ना, जब आप उत्तर लेखन की शुरुआत करते हो, कॉपी लिखना आप 3 घंटा, मानिए आपका सुबह 9 बजे आपको प्रश्न पत्र मिला, ठीक है, जब पेपर लिखना स्टार्ट करते हो तो शुरू के जो पहले प्रश्न होते हैं ना, 1 और 2 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो आपको अच्छा खासा समय लेते हैं। वो 7 मिनट का समय वहां पर नहीं लगता है, वहां पर आपको लगभग हो सकता है कि वहां पर आपको 9 मिनट या 10 मिनट का भी समय लग जाए, क्योंकि ये शुरू के प्रश्न होते हैं। यहां पर आप स्पीड को कैच कर रहे होते हो, ठीक है। अब चीजा तो हो नहीं भाई कि शुरू के आप 9 सेकंड में 10 सेकंड में आप जो है एकदम स्पीड पकड़ के दौड़ने लगोगे, ठीक है। तो यहां पर आपको टाइम लगता है और यहां के अगर दोनों प्रश्न आप देखोगे तो दोनों प्रश्न अच्छे खासे टफ दिए गए हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या कह रहा है प्रश्न के अंतर्गत, ठीक है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की प्रमुख चुनौतियों के संदर्भ में आप एक प्रश्न पूछा गया है। अगर आपको आइडिया हो तो पिछले वर्ष भी एक प्रश्न पूछा गया था, जो राष्ट्रीय खाद्य प्रणाली सिस्टम था उसके संदर्भ में एक प्रश्न पूछा गया था। यहां पर जो प्रश्न है वो पीडीएस की प्रमुख चुनौतियों के संदर्भ में पूछा गया है। मैंने आप लोगों से क्लास के अंतर्गत बताया था, जहां पर हमने मेंस मैराथन के अंतर्गत बहुत सारी क्लासेस ली हैं, वहां पर मैंने डिस्कस किया था कि जब चुनौतियों पर प्रश्न आए तो आप 4A की स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करने का प्रयास करना, ठीक है। 4A की स्मार्ट अप्रोच क्या होती है आप मेंस मैराथन के अंतर्गत देख सकते हो, वहां पर हमने प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद क्या है कि इसे किस प्रकार प्रभावी और पारदर्शी बनाया सकता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है उसको कैसे हम और इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, यहां पर यह प्रश्न दिया गया है। पिछले वर्ष जो प्रश्न था वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न का सीरीज वही है, प्रश्न का पैटर्न वही। अगर आप पेपर की प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको इस बात का आइडिया लगेगा कि भाई पेपर की हमको तैयारी कैसे करनी है और कैसे क्वेश्चंस प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। फिर आप देखना, इसके बाद देखो क्या कह रहा है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र और महत्व का सविस्तार वर्णन करिए, ठीक है। ये एग्जैक्टली प्रश्न मेंस मैराथन क्लास के अंतर्गत डिस्कस किया गया, ठीक है, सिमिलर प्रश्न डिस्कस किया गया था। तो मेंस मैराथन की क्लास आप लोग ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को आई आइकन में लिंक कर दूंगा, वहां पर आप लोग देख भी लेना, ठीक है। ये प्रश्न हमने प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ये प्रश्न सिर्फ मेंस मैराथन के अंतर्गत नहीं बल्कि जो यूपी पीसीएस की हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज चलती है वहां पर भी इस प्रश्न को हमने इंक्लूड किया हुआ था, ठीक है। तो ये प्रश्न वहां से दिए गए और बेसिक प्रश्न, चूंकि सिलेबस का अंतर्गत अगर आप देखोगे तो सिलेबस में एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण का एक प्रॉपर यहां पर पॉइंट है और उसी पॉइंट से यहां पर प्रश्न बनाया गया, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि सिलेबस को अपने साथ हमेशा लेकर के बैठो। यहां पर आप देखो तो एक 6 नंबर का जो पॉइंट है सिलेबस के अंतर्गत वो लिखा है कि फूड प्रोसेसिंग एंड द रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन द इंडिया, स्कोप एंड द सिग्निफिकेंस। ये प्रश्न वही है, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप, एग्जैक्टली टू द पॉइंट सिलेबस के पॉइंट को यहां पर उठाया गया है। सिलेबस में एग्जैक्टली यही टर्म दिया कि स्कोप एंड सिग्निफिकेंस की बात करनी है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। यहां पर अगर आप देखोगे सिलेबस के अंतर्गत तो पॉइंट नंबर 6 साफ साफ कह रहा है कि फूड प्रोसेसिंग एंड द रिलेटेड इंडस्ट्री इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। ये प्रश्न वहीं से उठाया गया है। जिसने भी पाठ्यक्रम को पढ़ा होगा, अगर आप मेंस लिखना चाहते हो, अगर आप प्रीलिम्स देना चाहते हो तो आपको पाठ्यक्रम के हर बिंदु को देखने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, तभी जाकर के आप एग्जाम दे सकते हो। आप सिर्फ हवाबाजी में सोचोगे कि कोई कोचिंग वाला कोई संस्थान हमको पढ़ा देगा तो हम उसको पढ़ लेंगे, संभव नहीं है। हाँ, आपको हमसे मदद मिल सकती है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं भाई कि हाँ ये 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसको आप रीड करके जाना। जिन्होंने कल के पेपर 2 के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण टॉपिक रीड किया होगा वहां से 2 से 3 प्रश्न पूछे हुए थे। आज के हमारी इस क्लास के अंतर्गत 3-4 प्रश्न जो है हमारे वहां से पूछे गए। तो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो भाई, आप हमसे थोड़ी सी हेल्प लो, लेकिन पढ़ना तो आपको खुद पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, देश में आयु संभाव्यता में आय वृद्धि, जी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो वृद्धि हुई है उसके संदर्भ में समाज में कई नई स्वास्थ्य चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। भाई कैसी स्वास्थ्य चुनौतियां, अगर आप ध्यान दो तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जो रिपोर्ट कहती है कि भारत के अंतर्गत लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वृद्धि हुई है, ठीक है, जो आयु संभाव्यता होती है उसमें वृद्धि देखने को मिली है। जब लोगों की एवरेज आयु बढ़ेगी इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी अन्य समस्याएं उत्पन्न होंगी। समस्याएं कैसी हो सकती हैं, समस्याएं ऐसी हो सकती है कि भाई वृद्ध जो
अगर ज्यादा होंगे तो उनकी देखभाल के लिए केयर इकोनॉमी को हमको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, हम न्यूक्लियर फैमिली में रहने जा रहे हैं, ठीक है, हम ज्वाइंट फैमिली में रहना छोड़ रहे हैं, तो वृद्धों को केयर करना दिक्कत होगा। जो कार्यशील आयु वर्ग है उसका परसेंटेज कम होगा। ठीक है, तो ये समस्याएं उत्पन्न होगी। इन समस्याओं के संदर्भ में आप एक प्रश्न पूछा गया, हालांकि ये पूरा प्रश्न स्वास्थ्य चुनौतियों के संदर्भ में पूछा गया है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों से बताया था कि जब हम एसडीजी के किसी टॉपिक को देखते हैं, ठीक है, एसडीजी के अंतर्गत जो हेल्थ का पूरा टॉपिक दिया गया है, आप अपने कंक्लूजन में, ठीक है, इस स्वास्थ्य के टॉपिक के अंतर्गत एसडीजी के गोल को लिंक करने का प्रयास करो। ये बातें हमने डिस्कस की अपने क्लास के अंतर्गत। तो बहुत से ऐसे यहां पर जो प्रश्न पूछे गए ना, वो प्रश्नों को हमने डिस्कस किया हुआ, हमने देखा हुआ है, और ये प्रश्न वहां से दिए गए हैं। फिर देखो क्या रहा अगला प्रश्न कि पृथ्वी की सतह पर प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ सेलुलोज जमा हो जाता है। ये बाउंसर प्रश्न है भाई। ठीक है, 10 नंबर में बाउंसर प्रश्न यहां पर दिया गया। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, इसके बाद वाला प्रश्न बाउंसर है, ध्यान से देखिएगा। और ये प्रश्न ऐसे होते हैं ना, जो ये दिखाते हैं कि हाँ भाई ये आईएएस के प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए जो मैं आपको 20 मिनट का एक्स्ट्रा समय आप लोगों को मैंने अलॉट किया था कि उस 20 मिनट को आप लोग लगा के रखो, वो 20 मिनट यहाँ पे यूज करने होते हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर प्रतिवर्ष सेलुलोज जमा हो जाता है। यह सेलुलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है जिससे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य अंत उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। 150 शब्दों में यहां पर इसका आपको उत्तर देना है। ठीक है, बाउंसर प्रश्न है, इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, इसको पढ़ोगे इस टॉपिक को, तब ये प्रश्न आपसे लगेगा भी। ठीक है भाई, आप में से कोई इस प्रश्न का उत्तर लिख करके बताना मुझे कि हाँ भाई इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में क्या होगा। अब देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग, तो अगला जो प्रश्न है आप लोगों का वो 7वां नंबर प्रश्न क्या रहा कि इसके निर्माण, प्रभाव और शमन को महत्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मॉग की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। 1999 के गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाइए। अब ध्यान देना भाई, जिसने इस प्रोटोकॉल को पढ़ा होगा, जिसके इसके प्रावधान इसको याद होंगे, वह इस प्रश्न को सही प्रकार से अटेम्प्ट कर भी सकता है। ठीक है, गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल 1999 का क्या था फोटोकेमिकल स्मॉग को लेकर के, जिसने पढ़ा होगा ये प्रश्न वही अटेम्प्ट कर सकता। तो ऐसे प्रश्न होते हैं बाउंसर्स। अब इनके संदर्भ में मानिए अगर आपको जो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है, अगर आपको यहां पर 3-4 पॉइंट ध्यान में आते हैं तो ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर दो, लिख दो जो आपको समझ में आ रहा है वहां पर। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए। ठीक है, हाल के 2 उदाहरणों की चर्चा करें। क्लाउड बर्स्ट, ठीक है, जो रिसेंट में बहुत सारे न्यूज में रहा था, अगर आप ध्यान होगा तो उत्तराखंड के देहरादून में, धर्मशाला में, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट हुआ था। ठीक है, बादल फटने की घटना हुई थी। बादल फटने की जो घटना होती है ना दोस्तों, अगर आपको आइडिया होगा तो बादल फटने की घटना का मतलब ये होता है कि अचानक से, ठीक है, बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी मात्रा में पानी का गिरना, अभूतपूर्व जो घटना होती है उसको यहाँ पर कहा था बादल फटने की घटना। मीन सी लेवल से करीब 1500 मीटर की ऊंचाई पर यह घटना घटती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो होता है, अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, तो पूरे साल भर का, ठीक है, जो एनुअल एवरेज होता है रेनफॉल का, उसका 10% यहाँ पर आप लोगों का बारिश गिर जाती है। ठीक है, एक घंटे के अंतर्गत। तो ये बादल फटने की घटना होती है। यहां पर जो प्रश्न पूछा गया, इस प्रश्न के अंतर्गत आपको 2 उदाहरणों की चर्चा भी करनी है। ठीक है, तो 2 उदाहरण आपको पता होने चाहिए, वहां पर घटना क्यों हुई आपको बताना पड़ेगा, इसके समाधान के तौर पर आपको कुछ विकल्प यहां पर देने पड़ेंगे। ये प्रश्न 10 नंबर के अंतर्गत है। ठीक है, प्रश्न की आप लेवल देखो भाई, प्रश्न पूछा कैसे गया यहां पर। इसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, तो इसके बाद जो प्रश्न है वह संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा, संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। अगर आपको आइडिया होगा तो पिछले वर्ष आतंकवादियों पर एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आतंकवाद पर एक प्रश्न पूछा गया था। ये जो प्रश्न है ये उसी का नेक्स्ट वर्जन है। ठीक है, एक बार और देखना। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब देखिए, तो अच्छा ये प्रश्न है ना संगठित अपराध का। ठीक है, इस प्रश्न को हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस किया गया था, मतलब मेंस की टेस्ट सीरीज में दिया गया है पेपर 3 के अंतर्गत। तो जिन्होंने वहां पे प्रैक्टिस किया होगा उनके लिए तो बहुत अच्छा बेनिफिट यहां पर हुआ होगा। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां क्या है। ठीक है, समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलुओं की विवेचना करिए। ठीक है, समुद्री सुरक्षा, मैरीन सिक्योरिटी यहां पर बात की जा रही है। इस संदर्भ में जितने भी यहां पर उपाय किए गए हैं, ठीक है, एक बार साउंड ऑफ कर लीजिए। ठीक है, समुद्री सुरक्षा चुनौतियां क्या है, समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए कौन कौन से संगठनात्मक, ठीक है, अर्थात भारत ने यहां पर कौन कौन से संगठन बनाए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, ठीक है, इंडो पैसिफिक पूरे रीजन के अंतर्गत हो, या फिर
तकनीकी टेक्नोलॉजिकल रूप से भारत ने यहाँ पर क्या कार्य किया हुआ है समुद्री सुरक्षा को लेकर के। जैसे भाई आप बताओ यहाँ पर कि जो पीएम वाड़ी है या फिर जो अन्य स्कीम चल रही है वो मछुआरों को कैसे हेल्प करेंगी, ठीक है। जो वाईफाई की कनेक्टिविटी ध्यान दी जा रही है, जो नाविक जो हमारा सिस्टम नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है वो यहाँ पर कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकता है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। इसके अलावा प्रक्रियात्मक पहलों को भी यहाँ पर बताना। तो ये 3 प्रश्न है, ठीक है। संगठनात्मक पहल, तकनीकी पहल और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना करनी है आप लोगों को, ठीक है, एग्जामिन करना। ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अब देखो ये शुरू के आपके 10 प्रश्न थे जो कि 10 नंबर के प्रश्न थे। अभी ऐसा माना था कि 10 प्रश्न सिंपल होते हैं, लेकिन आपने देखा कि इन 10 प्रश्नों के अंतर्गत भी जो प्रश्न दिए गए थे वो बहुत अच्छे खासे यहाँ पर लेवल के थे। और ध्यान देना, मैं फिर से आप लोगों से बात कह रहा हूं, सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर देख करके प्रश्न इजी लग सकता है, ठीक है, लेकिन जब लिखने बैठोगे ना तब आपको अपनी असली औकात पता चलती है वहां पर। तो अगर आपको अपनी औकात को जांचना है, चेक करना कि आप किस लेवल पर हो, तो आपको इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिएगा अगला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है कि हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ, ठीक है। जो हमारे देश में अभी इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर श्रम उत्पादकता बढ़ी है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस कथन को समझाइए, इस कथन को आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसे समृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। यहां पर ये जो प्रश्न दिया गया है ना, ये प्रश्न बेहद शानदार है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, श्रम उत्पादकता में अगर वृद्धि हो रही है इसका मतलब क्या है कि हमको मैन फोर्स जो लेबर है वो कम चाहिए। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि बेरोजगारी बढ़ सकती है। तो यहां पर कह रहा है कि एक ऐसे प्रतिरूप को आप डिफाइन करो, एक ऐसे प्रतिरूप को समझाओ जो कि श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना, ठीक है, श्रम उत्पादकता कम ना हो लेकिन अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों को आप लोग देखो, ऐसे प्रश्न कैसे आते हैं और उन प्रश्नों को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखना, क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपयुक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा, समझाइए। प्रश्न का आप देखिए कितने पार्ट यहां पर पूछे गए, ठीक है। प्रश्न के ऊपर समझने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न यहां पर कह रहा है कि क्या आपके विचार में, अपना विचार बताना है। यहां पर वो 55 मिनट टारगेट की बात की जा रही है। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले वर्ष, ठीक है, COP26 से 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। COP26 का एक प्रावधान पूछा गया था डायरेक्टली, और एक ये पूछा गया था कि COP26 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय हरित पहल किया गया है उनके प्रावधान बताइए। यहां पर उस प्रश्न का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, अगर मैं कहूं तो 2.0 लेवल है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि जो 50% भाग हम चाहते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा से हमको प्राप्त हो, वो क्या सहमत है आप, ये प्राप्त हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, यहां पर ये प्रश्न पूछा गया है। फिर कह रहा है कि अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। आप तर्क भी दीजिए यहां पर, ठीक है। तर्क देने को यहां पर साफ साफ कह दिया गया है, जो तर्क नहीं देगा वहां पर नंबर आपका माइनस जरूर होगा, ठीक है। अब देखना, जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटा करके, ठीक है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपयुक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा, ये आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। बातों को समझना। ये प्रश्न अच्छा खासा लेवल का है, ठीक है। आपको ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको जो एग्जाम्पल, जो बातें ध्यान में आई उसको यहां पर आप लोग शामिल करिए। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि उत्पादों की विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी, ठीक है, ध्यान देना। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम जो प्रोसेस होता है उसकी मार्केटिंग से संदर्भ में प्रश्न पूछा गया। कह रहा है कि यहां पर कौन सी मुख्य बाधाएं हैं, ठीक है, ये प्रश्न यहां पर पूछा गया है। अब देखो भाई, ये प्रश्न भी अगर आप ध्यान दो तो सिलेबस के टू द पॉइंट्स यहां पर पूछा गया। सिलेबस का पॉइंट है, तो अगर आप सिलेबस के पॉइंट को तैयार करते हो तो ऐसे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि मेंस की तैयारी के लिए ना सिलेबस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और सिलेबस के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक, ठीक है। तो आप सभी 2 चीज तो अपने पास रखो ही रखो। अगर आपको 2023 में एग्जाम देना है, 2024 में एग्जाम देना है, आप अपने पास पाठ्यक्रम रखो, आप अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट रखो, ताकि आपको इन दोनों के एनालिसिस करने में सहायता मिल सके, ठीक है। अब बातों को समझना। समेकित कृषि प्रणाली क्या है, ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है। अतः ये प्रश्न अगर मैं सही होऊंगा तो एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाएगा। हालांकि मेंस की टेस्ट सीरीज में यूपी के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, ये इंडिया के संदर्भ में प्रश्न नहीं था, लेकिन ये प्रश्न यूपी के संदर्भ में यहां पर पूछा गया कि यूपी में कृषि के संदर्भ में जो ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया है उनमें कौन कौन सी बाधाएं व्याप्त है, ये प्रश्न यहां पर पूछा गया है, ठीक है। अब देखिएगा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हाउ इज इट हेल्पफुल टू स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स इन द इंडिया, यहां पर यह प्रश्न दिया गया, ठीक है। कृषि के संदर्भ में एक प्रश्न है, और कृषि के संदर्भ में कुछ फैक्ट थे जिनको हमने मेंस की क्लास के अंतर्गत देखा था, मेंस में राजनीति क्लास के अंतर्गत देखा था, तो आप उन फैक्ट का यहां पर प्रयोग कर सकते हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचारों में बना हुआ है, उसमें ऐसी कौन कौन सी अनन्य विशेषताएं हैं जो उसे इसके पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोपों से
सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक का प्रश्न है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न दिया गया है। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले वर्ष नीली एलईडी पर एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, नीली एलईडी पर एक प्रश्न यहां पर पूछा गया था। ठीक है, यहां पर ध्यान देना, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न को जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप से जोड़ा गया है। ये इसके पहले के टेलीस्कोप से किस प्रकार से डिफरेंस है, कौन सी अनन्य विशेषता यहां पर शामिल किया गया है, इसका मुख्य ध्येय क्या है और मानव जाति के लिए इससे क्या क्या संभावित लाभ हो सकते हैं, ये पूरा प्रश्न यहां पर आप लोगों का दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान देना। अगला प्रश्न अगर आप देखो दोस्तों, तो वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वैक्सीन डेवलपमेंट। कोविड के बाद ऐसे प्रश्न यहां पर बनना स्टार्ट हुए हैं, इस प्रश्न को आप देख सकते हो। प्रश्न कह रहा है कि वैक्सीन कैसे कार्य करते, एक प्रश्न ये पूछा गया। सक्रिय वैक्सीन, निष्क्रिय वैक्सीन जो होती है, उसका संदर्भ में आप एक प्रश्न है। फिर कह रहा है कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या क्या पद्धतियां अपनाई हैं, ये प्रश्न यहां पर पूछा गया है। ठीक है, तो कोवैक्सीन के संदर्भ में आप यहां पर कुछ टिप्पणी कर सकते हो और बता सकते हो कि भारत ने कौन कौन सी यहां पर पद्धतियों को यहां पर अपनाया हुआ है। ठीक है, प्रश्न अच्छा है। देखो एक बात समझना, साइंस एंड टेक के प्रश्न है और बाउंसर प्रश्न है ये सब। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए ना आपको जो 1 2 3 पॉइंट जो भी ध्यान में आए, उस पॉइंट को लिख करके अपने उत्तर को समेटना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे पॉइंट यहां पर याद नहीं होंगे इन संदर्भ में, लेकिन जितने भी पॉइंट हैं, सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है, आपने पीएचडी नहीं किया है, आपने इस टॉपिक संदर्भ में आप वैक्सीन निर्माता नहीं हो, लेकिन आपको जो भी 1 2 इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी हुई है, उसके आधार पर आप 250 शब्दों में अपने आंसर को इस प्रकार से सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करो कि एग्जामिनर को लग जाए कि हाँ भाई इसको सब कुछ आता है। ठीक है, तो यहां पर उस ज्ञान का आप लोगों को प्रयोग करना, और वो ज्ञान कैसे आएगा, जब आप उत्तर लेखन की पूरी प्रक्रिया में शामिल होगे, अभ्यास करोगे लगातार, सृजन डेली आंसर राइटिंग बैच से जुड़ोगे, हमारे मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़ोगे, मेंस के क्रैश कोर्स से जुड़ोगे, या फिर अपने खुद से प्रैक्टिस करोगे, तो यहां पर इन सब चीजों का आपको फायदा देखने को मिलता है। ठीक है, अब बातों को समझना। यहां पर 4 प्रश्न और बचे हैं। प्रश्नों को देखिए, कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करना है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग संदर्भ में आप यहाँ पर आईपीसीसी की रिपोर्ट का हवाला दे सकते हो, आप बता सकते हो। फिर कह रहा है कि वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख करिए। मैंने आप लोगों से बार बार बोला है, और ये प्रश्न मुझे एग्जैक्टली याद है कि वैश्विक जलवायु का सुभेद वर्गों पर, ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमने मेंस की टेस्ट सीरीज में भी दिया हुआ था, और इसको मैंने आप लोगों से, जो मैंने एक मेंस के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स की क्लास डिस्कस किया था, वहां पर मैंने समझाया था कि जब ऐसे प्रश्न आए तो प्रभाव के अंतर्गत आपको पॉजिटिव इंपैक्ट और निगेटिव इंपैक्ट दोनों पर यहां पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपको ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में, ठीक है, आप कुछ पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, आप यहाँ पर कुछ कोटेशन का शब्द का प्रयोग कर सकते हो, आपका आंसर बहुत अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, फिर कह रहे क्योटो प्रोटोकॉल 1997, अगर आप ध्यान हो तो इससे पहले भी गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल 1999 पूछा गया था। यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल संदर्भ में प्रश्न है, कह रहे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैस के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों समझाइए। ध्यान देना, ये प्रश्न क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में है कि क्योटो प्रोटोकॉल में यहाँ पर कौन कौन से उपाय बताए गए, उन्हीं उपायों को यहाँ पर आप लोगों को कोड करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रभावों को समझाइए। ठीक है, खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या है। ठीक है, कोस्टल मैनेजमेंट जो टेक्निक्स है वो यहाँ पर क्या है, इस संदर्भ में यहाँ पे प्रश्न दिया गया, इस प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा क्या रहा है कि साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या है, ये प्रश्न एग्जैक्टली साइबर सुरक्षा का जो प्रश्न है, मैंने जो आप लोगों को सिक्योरिटी की क्लास लिया था, मैंने आप लोगों से कहा था सिक्योरिटी के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को साइबर सुरक्षा बताया था, मैंने आप लोगों से कहा था भाई ये प्रश्न पिछले वर्ष भी यूपीएससी ने पूछा हुआ था इस टॉपिक पर प्रश्न, तो ये टॉपिक पर प्रश्न यहाँ पर भी पूछा गया है। साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं। ठीक है, साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए चुनौतियां फोरे से सोचने का प्रयास करना। ठीक है, और समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। ठीक है, तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति जो है, इस संदर्भ में आप लोगों को यहाँ पर कुछ बातों को बताना पड़ेगा, भारत के कुछ प्रयास बताने पड़ेंगे और अपने उत्तर को यहाँ पर समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रश्न भी वहां से लिया गया। अब देखिएगा, इसके अलावा प्रश्न नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है। ध्यान देना, सामाजिक मुद्दा है, आर्थिक मुद्दा और विकासात्मक मुद्दा, इन तीनों को आप चाहो तो 3 सब हेडिंग के तहत डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, पेस्टल अप्रोच, मैंने आपसे पेस्टल अप्रोच डिस्कस किया था, उस पेस्टल में भी लगभग यही होता है। वहां पे इकोनॉमिक आप देखो तो इकोनॉमिक मुद्दा आ गया, आर्थिक, एक सामाजिक आ गया और विकासात्मक एक अलग से मुद्दा है। इन 3 सब हेडिंग के अंतर्गत अपने उत्तर को यहाँ पर आप दे सकते हो। कि जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है, इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा करना है, जहाँ पे जो मुद्दे हैं, जैसे अर्बन नक्सलिज्म का जो मुद्दा, उसको यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुत सारी रणनीति को सुझाव दी। ठीक है, नक्सलवाद के खतरे के लिए निपटने के लिए आप यहाँ पर एक तो स्मार्ट पुलिसिंग, मैंने आपने स्मार्ट पुलिस के शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस किया हुआ है कई बार। ठीक है, उसको यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो और लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोगों के 20 प्रश्न है। पेपर बहुत अच्छा है। ठीक है, पेपर का प्रैक्टिस करने का प्रयास करना। देखिए, यहाँ पर हमने बहुत लंबा चौड़ा डिस्कस नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं रहता है, और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि 20 से 25 मिनट में आप एक बार पेपर की एनालिसिस कर लो, यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न कैसे हैं,
इन पर डिस्कशन तो लगातार होता ही रहेगा, ठीक है। प्रश्नों को समझना भी जरूरी है कि प्रश्न किस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपने उद्देश्य में यहाँ पर सफल रहा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना इन 20 प्रश्न में से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको एकदम बाउंसर लग रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।